ट्रेसी साहब जिस तरीके से बात कर रहे थे मलिक साहब, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट की और पाकिस्तान को किस नहज पे ला खड़ा किया। इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं? आप जैसे कतर ने झल्ला के कहा हो या बस हो गई हो कि आप बार बार किसी को समझा रहे हैं, कोई समझने के नुक्ते पे नहीं आ रहा। अगर आप ईरानी नुक्ता नज़र से देखें तो उनके लिए ट्रंप क्लाउन है, मस्खरा है, उनके नज़दीक उसकी किसी बात पे एतबार नहीं किया जा सकता। ट्रंप के नुक्ता नज़र से देखें तो उनके नज़दीक एमओयू की खिलाफ वर्जी इन्होंने की, इन पे एतबार नहीं किया जा सकता। इनके साथ हम जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे और इनके बिलियन डॉलर्स जो हैं वो इनको पहुंचा रहे थे, हम गलती कर रहे थे। इस नहज पे आके मीडिएटर जो है उसके पास ऑप्शन क्या बचता है? क्या अभी भी कोई ऐसा नुस्खा कीमिया है, अभी भी कोई ऐसा मशवरा है, अभी भी कोई ऐसा दरमियानी रास्ता है कि कहा जा सके कि एक एक कदम पीछे हटें? जब दोनों कदम पीछे हटने पे तैयार नहीं तो फिर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन अब क्या हो सकती? यासिर साहब, जो भी नेगोशिएशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है उसकी भी लिमिटेशन होती है, और खासतौर पर वो कोई माइटी सुपर पावर ना हो और बहुत फाइनेंशियल इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंशियल किस्म का अमेरिका रूस जैसा मुल्क ना हो, तो जाहिर है वो एक एफर्ट ऑफ सिंसियरिटी से अपनी विन करता है गुडविल कि हम एक एलिमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी से आप दोनों को कन्वर्ज कर रहे हैं। ये आसान नहीं होता। जो बड़ी पावर्स होती हैं वो तो धौंस से भी कर लेती हैं, थोड़ा सा अपना टेल ट्विस्टिंग भी कर लेते हैं ताकि कन्वर्ज कर सके। पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग आई एम श्योर हुआ होगा, इस वजह से कि जाहिर है हमारे पास उस तरह के स्टेक उन मुल्कों के हमारे पास नहीं है कि हम कोई प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा आपको करना पड़ता है एक क्रेडिबल रहते हुए, और वो बड़ा चैलेंजिंग ज्यादा इसलिए हुआ होगा कि एक तरफ सुपर पावर है, जाहिर है उसके लिए क्रेडिबिलिटी किसी वक्त भी वो समझ सकते हैं कि पाकिस्तान बायस है, लेकिन उन्होंने नहीं समझा थ्रू आउट। ईरान दूसरी तरफ है, नेबरहुड है, न्यू फाउंड लीवरेज उसको मिली है, हमारा उसके साथ सालों का रिश्ता है, वो उसकी बड़ी स्टेक्स थी। तो पाकिस्तान तो परसुएड ही कर सकता है, ऐसे कोई सरप्राइजेस नहीं पाकिस्तान उनको दिखा सकता। ईरान को बताया कि अमेरिका सुपर पावर है, वो उनको पता है। अमेरिका को बताया कि बहुत बड़ा जुलूस हुआ जनाजे का और उसको जरा उनको पता है। तो आई थिंक इन्फ्लुएंशियल होता है, और इसीलिए मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि जो जनाजे में कहा जाता है कि 22 मिलियन लोग शिरकत कीजिए, इसको वैल्यू एडिशन के तौर पे यूज करना चाहिए था कि ना कि ओवर यूज करना चाहिए था। वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट तो बड़े इंप्रेस हुए हैं कि भाई इतने लोग सपोर्ट करते हैं इनकी हुकूमत को, अब इसे बार्गेनिंग चिप के तौर पर, ये एडवांटेज के तौर पे यूज किया जाना चाहिए कि हमारे पीछे एक यूनिटी ऑफ कमांड है, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, जो हमारी लेजिटिमेसी है, वो हमें रीअश्योर हुई है, इसलिए हमारे साथ दोबारा बात करो और इस टर्म्स पे बात करो। यानी ये सब कुछ नेगोशिएशन टेबल पर वैल्यू में ऐड किया जाना चाहिए मेरी नजर में। मिलिटरीली दोनों ताकतों ने देख लिया, ईरान सस्टेन कर सकता है, उसने 20,000 टारगेट्स तकरीबन इंस्टीट्यूशन इवन यूनिवर्सिटियों को तबाह करवा लिया। अमेरिका ने एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट दे दी, पहली दफा उसकी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 43 जहाज किसी मुल्क ने गिरा दिए। तो ये न्यू फाउंड लीवरेज दोनों के पास था। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, किसी स्टेज पे अगर अमेरिका ये करे कि मैं तहस नहस करके तहजीब खत्म कर दूंगा, वो भी नहीं हो सका और हो भी नहीं पाएगा पॉसिबली। अगर ये समझे ईरान कि हम तहस नहस कर देंगे अमेरिकी तमाम फौज, इसके अड्डे जितने इलाके में हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, वो भी नहीं हो सका। जब नहीं हो सका तो गलतियां अपनी जगह हैं, इमोशनलिज्म अपनी जगह है, एक एलिमेंट ऑफ सैडनेस और रिवेंज अपनी जगह है, लेकिन अल्टीमेटली एक खुदा ना खास्ता 40 दिन दोनों मुल्क और ऑल आउट जंग लड़ लेते हैं, खुदा ना खास्ता, तो फिर ऐसा ही नहीं होगा जैसा आज हो रहा है, ऐसी ही पोजीशन स्ट्रेंथ या वीकनेसेस की नहीं होगी जो आज ही है, यही होगा ऑलमोस्ट, बहुत ही थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो जब उस वक्त कन्वर्ज करना है तो बजाय इतने लॉसेस, इतनी डिस्ट्रक्शन, इतना इन्फ्लुएंस, इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी वर्ल्ड इकोनॉमी, सब कुछ हॉस्टेज बना के भी तो यही आना है। तो मेरा ख्याल है जब नताइज नुकसान उठा के भी यही हासिल होने हैं तो फिर उस नुकसान से पहले कुछ बेहतर नताइज हासिल कर लिए जाए। मलिक साहब, चाइना ने ऑफर की कि इस नेगोशिएशन में हम किरदार अदा कर लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आबनाए हरमुज के हवाले से भी उसने बात की और इस एस्केलेशन के हवाले से भी बात की, अरब ममालिक पे होने वाले अटैक्स के हवाले से भी की। लेकिन आज अमेरिका ने चीन के ऊपर एक इल्जाम लगा दिया। यानी यहां पे सवाल ये पैदा हो रहा था कि अब मीडिएटर कौन हो सकता है या किसकी बात मानी जा सकती है, ये कौन गारंटर हो सकता है। तो खित्ते की बड़ी ताकत उसके ऊपर अमेरिका ने इल्जाम ये लगा दिया कि हूतियों को असलहा आप फराहम कर रहे हैं। तो अब इस मामले के ऊपर आके अमरीकी नुक्ता नजर देखा जाए या चीनी नुक्ता नजर, वो किस हद तक मुख्तलिफ है?
देखिए, जहाँ तक मीडिएशन का सवाल है तो मैं किसी हद तक एग्री करूंगा कोमोडोर साहब से कि पाकिस्तान का ऑफ कोर्स उस तरह से वी वुड से दैट हम एक मिडिल पावर हैं, बट हम सुपर पावर तो अपने आप को क्लेम नहीं कर सकते। जो इन्फ्लुएंस दुनिया में अमेरिका का या यूरोपियन कुछ ममालिक का और चाइना का है या रशिया का है, इंशाल्लाह हमारा भी होगा एक वक्त में। लेकिन हम ऑफ कोर्स विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड हम एक इम्पॉर्टेंट कंट्री हैं, हम एक मिडिल पावर के तौर पर इमर्ज कर रहे हैं। और बहुत सारे जो जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट्स हैं वो ये समझते हैं कि जो मुस्तकबिल है वो मिडिल पावर्स का है। उस हवाले से पाकिस्तान की जो एक मिसाल हमारे सामने आती है कि जिस तरह से उसने एक हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी करके इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश की। अगर चाइना की आप जो बात कर रहे हैं, देखिए यासिर भाई, ये स्टेटमेंट्स जो होती हैं, मैं ऑब्वियसली इस पे रिएक्ट इसलिए नहीं करता बिकॉज मैं जानता हूं कि बहुत दफ़ा स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होती हैं या किसी एक सेट ऑडियंस को एड्रेस किया जा रहा होता है। जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा वही होती हैं जो कि मुज़ाकरात के दौरान सामने आती हैं। चाइना का एक किरदार ज़रूर है, बिलवास्ता हो या बिलावास्ता हो, लेकिन आप ये चीज़ देखिएगा कि अगर ये आबनाए हुर्मुज़ बंद होती है तो इसका नुकसान चाइना को भी उतना ही है। सिर्फ चाइना उसको सस्टेन कर सकता है क्योंकि उसके पास एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं ऑयल के, तो उनके पास कुछ महीनों के हैं, हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, या कुछ ममालिक के पास बिल्कुल भी नहीं होते तो उनको ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो चाइना कैन सस्टेन दिस बट नॉट फॉर लॉन्ग। यानी अल्टीमेटली ये जो सोल्यूशन है ये इसका ओपन होना ही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट अगर ये कहते हैं कि हम यहाँ पे हम इसको सिक्योर करेंगे और हम यहाँ पे 20% टोल लगाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये भी एक नॉनसेंस जैसी बात है। क्योंकि या तो आप इंटरनेशनल लॉ में यकीन रखते हैं और इंटरनेशनल लॉ जो कहता है उसको फॉलो करें, या फिर आप कहते हैं कि हम रूल ऑफ द जंगल लेकर आते हैं। वो तो फिर हर मुल्क जिसके पास ताकत होगी वो आके बोलेगा कि मैं इसको कंट्रोल करूंगा। ये तो कोई तरीका कार नहीं हुई। तो पायरेट्स करते थे, हिस्ट्री में हम किताबों में पढ़ा करते थे। सिविलाइज्ड दौर में, मुहज़्ज़ब माशरू में अगर आप इस वक्त मौक़िफ़ देखें पूरी दुनिया का, तो वो यकसा है। वो ये समझते हैं, इवन इंक्लूडिंग बाय द वे मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी कुछ दिन पहले तक ये जो इरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप जानते हैं, ये आते जाते रहे हैं काफी दफा ओमान में, और उनकी ये कोशिश थी कि हम ओमान को किस तरीके से कन्विंस कर लें कि हम इसका जॉइंट मैकेनिज्म जो है वो बरकरार रखें। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि कल बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दी है ओमान की गवर्नमेंट ने कि हम बिल्कुल भी ऐसे किसी अरेंजमेंट में नहीं आएंगे जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हो। यानी उन्होंने ये इंदिया दिया है, बल्कि ये एश्योरेंस दी है कि वो इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करेंगे। जिस तरह के तमाम जो दुनिया की जो नेशन स्टेट्स हैं जो यूएन चार्टर पे सिग्नेटरी हैं और जो यूएन की मेंबर्स हैं, वो इंटरनेशनल लॉ की पासदारी करना उनका एक मॉरल ड्यूटी है। ऑफ कोर्स आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते उनके ऊपर, जिस तरह से कोई अगर उसको रास्ते को रोक के बैठ जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हिंदुस्तान है वो पानी रोकना चाहता है पाकिस्तान का। अब वो पानी रोकेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे रोग स्टेट है ये पानी रोकने का हक उसके पास नहीं है। लेकिन अगर वो माइट के जरिए पानी रोकता है तो ये तो उसके ऊपर है ना कि वो लॉ को नहीं मान रहा। यही केस लेकर हम पाकिस्तान का, हमने इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की, हमारे अरबाब इख्तियार दुनिया भर में ये बता रहे हैं कि तो इस बुनियाद के ऊपर वो जो है वो इकदाम नहीं उठा सकता। चिश्ती साहब, एक तो कमेंट इसके ऊपर चाहिए कि ये चीन के ऊपर हालिया जो इल्ज़ाम अमेरिका की तरफ से लगाया गया। दूसरा एक और है कि उसी वक्त में CNN की एक रिपोर्ट आती है और वो ये बताती है सैटेलाइट तस्वीर के ज़रिए कि कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर रिहैबिलिटेशन हो रही है या तामीरात हो रही हैं, ये सिक्योर किया जा रहा है। और इसी बुनियाद के ऊपर ट्रम्प कहते हैं कि हमें इतलात तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसी इतलात मिली कि कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है तो हम वहाँ पे बंकर बस्टर बमों के ज़रिए हमला करेंगे। क्या ये मुमकिनात है कि ईरान इस खदशे के पेश नज़र अपना ये जो यूरेनियम है किसी और जगह मुंतकिल करने का सोचे? यानी ऑप्शंस के तौर पे अगर देख लिया जाए, रशिया मुंतकिल करने का सोचे या कोई और ऑप्शंस? यासिर साहब, जो JCPOA हुआ था ना, वो 2013 नवंबर में एक इंटरिम एग्रीमेंट हो गया था, और फिर दिसंबर 2015 में 25 महीने के बाद एक फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था। प्रेसिडेंट ओबामा ने थ्रू डेटरेंस एक खौफ पैदा करके विलिंगली 8 टन न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल कैस्पियन सी के जरिए रूस तक पहुंचा दिया था, यानी वॉलंटरली ईरान ने हवाले किया था। अब ईरान को ये पता है कि अगर मैंने 8 टन न्यूक्लियर रिच खुद दे दिया था, 25 महीने तक इंटरिम से लेके फाइनल एग्रीमेंट किया था, और 36 महीने लगे उसके बाद अमेरिका को सस्पेंड करने में। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पहले टेन्योर में आते ही दिसंबर में उसको खत्म कर दिया था। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड इधर ईरानी ठीक समझते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है,
फिर जो आप कह रहे हैं, फिर उसके बाद पिछले साल हमला किया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा कि हमने ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑब्लिटरेट कर दिया है। ऑब्लिटरेट का उर्दू तर्जुमा डिक्शनरी में कहती है नामो निशान मिटा देना। मैंने उसी वक्त मई 2025 में अर्ज किया था, जून में कहा था कि ये ऑब्लिटरेट मेरा नहीं मानना हुआ होगा, क्योंकि मैं एज अ पायलट आपको बता सकता हूं कि जब ये न्यूक्लियर बनाए जाते हैं इस तरह के प्लांट, वो एयर के अगेंस्ट ही बनाए जाते हैं। वहां पे अटलरी शेल नहीं होने, किसी सबमरीन ने हमला नहीं करना, किसी कमांडोज ने आकर टेक ओवर नहीं करना, वो आवाज से बमबारी की जानी है। और बमबारी ईरान के ऊपर किसने करनी थी? कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, इजराइल और अमेरिका। तो वहां ऑब्लिटरेट नहीं, मैंने उससे कहा था नहीं हुआ होगा। फिर 7 महीने बाद अमेरिका ने कहा हम फिर न्यूक्लियर खत्म करने आ रहे हैं, तो बात सपोर्ट मेरी हो गई कि ऑब्लिटरेट नहीं हुआ था। अब आते हैं जो आप कह रहे हैं, जो नई साइट उन्होंने कही है, ये इस्फहान के एरिया में पहाड़ी इलाका है, टेरेन जिसके ऊपर कहा जा रहा है, अमेरिका कह रहा है मैक्सिकन हिल्स हैं ये, इसके ऊपर जो ईरान ने नया बनाने की कोशिश कर रहा है, जो अमेरिका समझता है, वो इसकी रोशनी में है कि जो पिछला हमला हुआ था, डेजी कटर और बॉम्ब बस्टर जो गए थे, मैंने थोड़ी रिसर्च की और फॉलो किया कि ईरान ने उनका पोस्टमार्टम किया उन बमों का, कि वो कहां तक गए हैं, कितनी पेनिट्रेट की है। वो अगर 70 to 80 मीटर्स गए हैं, तो इस वक्त ईरान और इस्फहान और फर्दो का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो तकरीबन 90 मीटर डाउन है। अब जो बनाया जा रहा है नया, ईरान ने कोशिश कर रहा है, मैंने पढ़ा है कहीं कि 100+ मीटर जा रहा है, जहां पर इनके फॉर श्योर बॉम्ब ना जा सके। और कहां से लीड ली थी? जो 2020 में एक सैबोटाज हमला हुआ था, और वो ईरान बिलीव करता है कि वो इजराइल ने करवाया था उनके इस न्यूक्लियर प्लांट जो नई सेटअप है। तो उस पर उन्होंने समझा कि अगर ये बमबारी कल को करेंगे भी, तो इनके बॉम्बर जो डेजी कटर और सारे हैं और बंकर बस्टर, उसकी हाइट से भी नीचे ले जाया जाए, क्योंकि इसमें सर्वाइवेबिलिटी तो पहली शर्त होती है। इसमें कुछ सरप्राइज नहीं होता जब न्यूक्लियर प्लांट आप बनाते हैं कि अच्छा इस पर एयर अटैक हो गया। एयर अटैक को पहले दिन जहन में करके उसकी डेप्थ, उसकी डायमेंशन, उसकी आर्किटेक्ट तमाम की तमाम उसी तरह टेलर की जाती है। तो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप एक थ्रेट यूज कर रहे थे कि मुझे पता है वहां तुम बना रहे हो, मैं वहां तक जाऊंगा, लेकिन मेरे जहन में अभी तक कोई ऐसा वेपन नहीं है अमेरिका का जो 100+ मीटर तक बमबारी करके, डेजी कटर हो या कोई हो, या अनलेस उन्होंने नए वॉरहेड बना लिए हो, या खुदा ना खास्ता कोई न्यूक्लियर बना लिया हो, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहता। न्यूक्लियर बना लिया हो तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और अब ईरान की तैयारी ये है कि उतना ज़मीन के अंदर अपनी तनसीबात को महफूज रखा जाए जहां पे अमरीकी तैयार करदा कोई बॉम्ब ना पहुंच सके।